नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि चुनावी मौसम आते ही अखिलेश यादव लोगों को भ्रमित करने के लिए चाल ढाल भेष और चुनावी रूप बदल देते हैं। साथ ही मौसमी पंडित, पुजारी और मौलवी बन जाते हैं। यह चुनाव में मंदिर और मस्जिद जाते हैं, मगर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो जन्मदिन मनाने के लिए इटली और पेरिस जाते हैं। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले पर भी निशाना साधा और कहा कि अखिलेश पीडीए का नाम बार बार बदल रहे हैं। कभी अल्पसंख्यक तो कभी अगड़ा और कभी अनुसूचित जाति हो जाता है, इसलिए पीडीए की जगह नाम ऐसे रख लेना चाहिए। यह बात उन्होंने जालौन के उरई में कही। वह अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने उरई पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से लगातार विकास हो रहा है। मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे बने हैं। देश में मोबाइल बनने लगे हैं, साथ ही गोला बारूद भी देश में ही बनने लगे हैं। इस कारण विपक्ष हताश और निराश हो चुका है। उनके पास एक ही अस्त्र बचा हुआ है जो अंग्रेजों के पास था। विपक्ष सनातन संस्कृति को खत्म करने की साजिश कर रहा है और जातियों को लड़ाने का काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम कर रही है और नकारात्मक चीजों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए विपक्ष को जनता नकार चुकी है। जब से मोदी जी पीएम बने हैं, उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और जातिवाद को खत्म किया है। आगामी 2024 के चुनाव में गरीबों के लिए किया गया काम ही मोदी का हथियार बनेगा और यह विपक्ष के लिए गले की हड्डी बन चुका है, इसलिए विपक्ष के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भाजपा की सरकार बनेगी। दिनेश शर्मा ने कहा कि 2024 में सपा, कांग्रेस, बसपा, माकपा और एक भी सीट नहीं मिलेगी और इनका खाता नहीं खुलेगा। यूपी में सभी सीट बीजेपी जीतेगी। संग्रह था पुस्तकों का, वो कई कई महीनों तक का हमारे शास्त्र जमते रहे। इतना बड़ा भंडार ज्ञान का था हिंदुस्तान में जो शास्त्रों को लेखन था। लेकिन जब इसको तुर्कों ने, मुगलों ने जलाया या अंग्रेजों ने जलाया, तो हमारे यहाँ के विद्वानों ने उसको कंठस्थ कर दिया। ऐसी मेघा शक्ति कहीं देखने को नहीं मिली जो भारतवर्ष में। और भारतवर्ष की इस मेघा शक्ति के कारण आज हमारी संस्कृति और संस्कार जीवित है। जिनको लोग बोलते हैं कि ये संसार जो सनातन है, ये कोई धर्म नहीं है, जिसको कुछ लोग कहने का साहस करते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, सनातन ये एड्स है और इसको समाप्त कर देंगे, ये भी मैं ये राजनीतिक मंच से नहीं है। लेकिन राजनीति करने वाले जो आज कहते हैं कि एनडीए, इंडिया आईएनडीए, जो आईएनडीए है जिसको घमंडिया कहते हैं, वो कहते हैं उसके एक साथी कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे। अरे तुम क्या, तुम्हारे पिता का पिता की हैसियत तो नहीं कि सनातन को समाप्त कर। अंग्रेज आए, तुर्क आए, मुगल आए, यूनानी आए, पुर्तगाली आए, सब के सब आए, लेकिन यहाँ से परास्त होकर गए। भारत का इतिहास ये विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि गुलामी का इतिहास नहीं था। भारत का इतिहास इस संघर्षों का इतिहास था। संघर्षों के साथ हमने अहिंसा पर विश्वास किया, लेकिन अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए भी अपने प्राणों का निछावर भी दिया। कहते ये हैं कि बाबर अपने को 30-40 घुड़सवारों के साथ में आया था हिंदुस्तान, और बाबर जब हिंदुस्तान में आया तो उसे घोड़े एक किसान का खेत में चाल चलने लगे और उसने देखा कि बगल में एक किसान हल चला है।
बाबर के खेतों को जोत रहा है, लेकिन बगल में बाबर की जो 30-40 घुड़सवारों की सेना लेकर जो स्कूल आया तो वो हिंदुस्तान में, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। जो 8-10 अपने परिजनों के साथ में अपने खेत को जोत रहा है, वो बगल के खेत के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? बाबर के सैनिकों ने उससे पूछा कि क्या ये आपका खेत नहीं है? कहा नहीं, ये मेरे पड़ोसी का खेत है। बोले आपके पड़ोसी के खेत को ये जानवर चल रहे हैं, आपको कोई इतराज नहीं है? तो उसने कहा मुझे कौन इतराज होगा, जब मुझ पे मेरे खेत को चलेंगे तो लाठी जो डंडा है जो उनके लिए तैयार है, मैं उनको घुसने नहीं दूंगा। उसने हिंदुस्तान की इस प्रकार की उस समय की मानसिकता को समझा कि जब इनके ऊपर आक्रमण करोगे तब ये बोलेंगे, और जब दूसरे पे होगा तो कोई नहीं बोलेगा। ये जानकारों से विदेशी आक्रांता बाबर ने क्या किया कि एक राजा को मिला लेता था और उन्हीं की सेना द्वारा दूसरे राजा पर अटैक कर देता था, फिर दूसरे को मिलाता था तो तीसरे पर आक्रमण कर देता था और पूरे भारत राज्य पर दूसरे का कब्जा दबा लिया। अंग्रेजों ने भी यही किया। अंग्रेज आए और अंग्रेज ने काटो बांटो डांटो छाटो इसकी राजनीति शुरू कर दी। आपने किसी भी शास्त्र और ग्रंथ में सुना हो कि किसी प्रकार की कोई जाति का वर्णन हमारी सनातन संस्कृति में नहीं था। जाति का ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अछूत, ये दलित, ये सवर्ण, ये कोई चीज का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है। ये केवल 200-250 साल पहले के अंग्रेजों ने इस सनातन संस्कृति को बांटने का जो मुगलों का प्रयास था, असफल हो गया था। अंग्रेजों ने सोचा कि इनको कैसे असफल करें, तो अंग्रेजों का जो थिंक टैंक था, जो उनकी विचार करने वाले विद्वानों का समूह था, उसने कहा कि इनको बांट दो। अभी तो ये शादी करते हैं तो पंडित जी नाई जी को भी बुलाते हैं, माली जी को भी कहते हैं, उनका भी नेक है, कहते सामान वेस्ट क्या से आएगा, जो ठाकुर राजपूत है वो रक्षा का काम करेगा और विभिन्न प्रकार के सारी जाति राज्यों को जोड़कर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम करते हैं। इनको जब तक अलग अलग नहीं करोगे तब तक इस देश पर लंबे समय तक राज नहीं हो सकता। और अंग्रेजों ने इन सनातन संस्कृति के समय जिसमें वर्णन आता है कि योगी कृष्ण भगवान कृष्ण जब गो पालन करते थे गायों का, तो उनको ग्वाला कहा गया, यदुवंशी कृष्ण कहा गया। उनका सम्मान साहित्य परिषद ने किया है। ये साहित्य परिषद साधुवाद के पात्र है कि ऐसे अनजान वीरों को, जिन्होंने केवल अपने देश की माटी को आलिंगन किया और अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए अपने प्राणों का निछावर किया, ऐसे सभी बलिदानी महापुरुषों को हम लोग उनका सशक्त नमन बंधन और नमन करते हैं। और जब बुंदेलखंड में हम लोग खड़े हैं तो बुंदेलखंड के बारे में तो पहले से अंग्रेजों के समय से था कि एक बुंदेलखंडी या 10 दंडी एक बुंदेलखंडी या 100 दंडी 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। उसका सीधे मामला था कि अंग्रेज अगर किसी से लड़ता था तो बुंदेलखंडियों से लड़ता था। और जब मुगलों के शासनकाल में उसके बाद भी जब शौर्य गाथा का नाम आता था तो कहते थे आल्हा उदल बहुत लड़िया जिनकी बात करी ना जाए। आल्हा उदल से जिक्र आता था। और जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध और संग्राम का उल्लेख आता था तो हम लोग कहते थे बुंदेलों के हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। हम लोग झांसी वाली रानी को याद करते थे, यानी आजादी का प्रतीक। ये बुंदेलखंड की वीर भूमि रही है। यहाँ के राजा महाराजाओं ने भी, यहाँ के बलिदानियों ने भी, चाहे किसी का शासन रहा हो, अपने बलिदानों से इन्होंने सिद्ध कर दिया ये देश के लिए समर्पित होने वालों का समूह अगर कहीं मिलता है तो बुंदेलखंड में पहले मिलता है। आज परिस्थिति
शक्तियां बदली हैं। अभी वास्को डिगामा का जिक्र कर रहे थे पवन पुत्र बादल जी, और उससे पहले चीनी यात्री आया, उसके बाद चीनी यात्री आया था वेल्सांग, और तमाम लोग और आए। और इतिहासकारों ने, विदेशी इतिहासकारों ने लिखा कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत सोने की चिड़िया था, इसलिए इसको पुर्तगालियों ने लूटा, फ्रांसीसियों ने लूटा, इसको यहूदियों ने लूटा, इसको अंग्रेजों ने लूटा, इसको फ्रांसीसियों ने लूटा, इसको मुगलों ने लूटा, इसको तुर्क ने लूटा, और लूटा कौन सा खसोटा बर्बाद किया और चले गए। लेकिन इस हिंदुस्तान की एक बात को नहीं लूट पाए, वो थी हमारी संस्कृत, हमारा धर्म, हमारी संस्कार, हमारा सनातन धर्म की मान्यताओं को नहीं लूट पाए। मुगल जनेऊ जलाते थे, चौटैया काटते थे, शिखा को काटते थे, और टनों टनों जो हमारा यज्ञोपवीत होता था उसको जला देते थे। कि जब महाभारत के युद्ध में जाते हैं और वो गीता का उपदेश देने लगते हैं, तो लोग उनको ब्राह्मण स्वरूप में देखते हैं, पंडित स्वरूप में देखने लगते हैं। और जब वो योगी कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं और समाज की सेवा के लिए अपने को समर्पित करने लगते हैं, तो जो शुद्ध वर्ण का वर्णन है, जो समाज की सेवा में रहे, उसको उन्होंने शुद्ध की श्रेणी में रखा, तो उस वर्ण की व्यवस्था के अंतर्गत भी उनके उल्लेख होने लगता है। और जब वो हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर शिशुपाल को बंद करने के लिए तत्पर होते हैं, या राज्य की रक्षा करने के लिए जब वो हाथ में सुदर्शन चक्र उठाते हैं, तो उनको क्षत्रिय रूप में भी लोग देखने लगते हैं। यानी वर्ण में, वर्ण का जो आकार था वो व्यक्ति के कृतित्व और व्यक्तित्व के कारण था। जो विद्वान होगा, जो पठन पाठन करेगा, जो शास्त्रों का ज्ञान रखेगा, जो भिक्षाटन करेगा, जो दूसरों के लिए समर्पण होगा, वो ब्राह्मण कराएगा। जो रक्षा का काम करेगा वो क्षत्रिय कराएगा। जो समाज की सेवा के लिए जो कोई काम ना करता है, वो काम करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेगा, वो भगवान के श्री चरणों में जो सबसे पवित्र होता है, भगवान के पैर ही छुए जाते हैं। पैर से ही आशीर्वाद लिए थे, कहते हैं भगवान के चरणों से जो निकला तो उसको शुद्ध यानी सबसे पवित्र मानते थे। लेकिन लोगों ने इसको अपभ्रष्ट करके इसको एक ऊंचा इन शब्दों से कहने लगे, तो जो समाज के लिए समर्पित करता था उसको शुद्ध की श्रेणी में रखा था, और यही जो व्यापार करता था वो व्यवसाय हो जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने बांट दिया है, और बांटने के बाद कि ये हमेशा के लिए गुलाम हो जाए। अभी मैं सुन रहा था, अभी पवन जी भी कह रहे, गौरव भी कह रहे थे, देश के आजादी के बाद मैं समझता हूँ कि देश को अगर आजाद, उर्दू शब्द है इंडिपेंडेंस जो है उसकी आजादी, हिंदी का वो उर्दू का शब्द और अंग्रेजी का शब्द इंडिपेंडेंट है, लेकिन हिंदी में कहने के स्वाधीन भारत, भारत स्वाधीन हो गया, लेकिन भारत का स्वतंत्र, हम कहते हैं हम स्वतंत्र है, नहीं, हम स्वतंत्र अभी तक नहीं थे। स्वतंत्र, मेरा तंत्र कहाँ हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो उन्होंने अपने सड़कों को बनाना शुरू किया, अपने तमाम से नियमों को बदलना शुरू किया, और मोदी जी आए, सामने 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 देख लो, सामने ऐसे नीचे पीछे हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, और इसी स्वदेश की भावना को की अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर उन क्रांतिकारियों के हो रहे हैं इस अनूठे पल के। हम सब करतल ध्वनि से इनके इन वंशजों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
ये साहित्यिक परिषद सम्मेलन में देखिए, आज मुझे उरई में जालौन जनपद में साहित्य परिषद के क्रांति तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत आना था। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक आपने देखा होगा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जगह जगह पर उन्होंने वीर स्वातंत्र संग्राम सेनानियों के गांवों से मिट्टी को अर्जित करके अभी दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत वाटिका के लिए उसके समर्पित किया है। साहित्य परिषद एक अलग संगठन है और इन्होंने भी क्रांति तीर्थ के नाम से अज्ञात सेनानी जिनका नाम अभी तक दर्ज नहीं है उनके गांव-गांव जाकर उनके बारे में जानकारी संग्रहित करना, उनके परिजनों को सम्मानित करना और देश की जो स्वाधीनता है किन मुश्किलों में हमको मिली है उसके लिए एक नई पीढ़ी को जागृत करना, ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ से मुझे चित्रकूट जाना है और चित्रकूट के बाद फिर मध्य प्रदेश चुनाव में मुझे आज ही रात को चले जाना है। मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे देश का वातावरण तेजी के साथ में बदला है और इस देश की दशा और दिशा दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बदली है। आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो आधा बना हुआ एक्सप्रेसवे था, 17 एक्सप्रेसवे है बन रहे हैं। आज सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटे बिजली आ रही है। आज तमाम स्कूल 250 तो माध्यमिक 78 डिग्री कॉलेज और लगभग 20 के आसपास विश्वविद्यालय नए बने हैं। हर जनपद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है। पिछली सरकारों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, इस सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। और आज 2 हवाई अड्डे थे, आज 20 हवाई अड्डे बनने की तरफ हैं। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में जेवर का और एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट का आज उत्तर प्रदेश में है। 100 मोबाइल बनते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो 70 मोबाइल केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। यानी आज बदला है देश भी और प्रदेश भी। ऐसे समय विपक्ष हताश, निराश और मुद्दा विहीन है। उनके पास एक ही अस्त्र अंग्रेजों की तरह बचता है और वो अस्त्र है सनातन संस्कृति को मानने वाले सनातनियों को जातियों में बांटो, आपस में लड़ाओ, हिंदू और मुस्लिम करो और किसी तरीके से नकारात्मकता के कारण वोट पाओ। तो मैं समझता हूं मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उन्होंने जाति विहीन व्यवस्था को समाप्त किया है, जाति विहीन व्यवस्था को स्थापित किया है और जातीयता को समाप्त किया है। आज इसी कारण से लोग एक समन्वित रूप में देश के विकास में लगे हैं। इसलिए आगामी जो 2024 का चुनाव है वो उनके गली की हड्डी बन गया है और मैं समझता हूं कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्वीप कर रहा है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी से ही मुकाबला अन्य दलों का है। मिजोरम में हम सहयोगियों के साथ सरकार बना रहे हैं। तो आज कह सकता हूं कि 2024 का जो चुनाव है, मैं पहले विधानसभा चुनाव के पहले यहां आया था और मैंने कहा था कि बुंदेलखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्वीप करेगी और बीजेपी अधिकांश सीटों पर विजयी रही। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ना तो सपा, ना बसपा, ना माकपा, ना कांग्रेस किसी को मिलने वाली नहीं और बीजेपी पहले से कहीं अधिक बहुमत से प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी को बनाएगी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ईडी और आईटी और सीबीआई का प्रयोग करते हुए ये पूरा दबाव बना रहे हैं। अब बेईमानी करोगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे, माननीय न्यायालय आपके बारे में टिप्पणी करेगा
उसके बाद भी दोष बीजेपी का, दोष आपके कर्मों का है, आपके क्रियाकलापों का है। आप ऐसे कर्म काहे करो जो आपको इस प्रकार से जवाबदेही बनना पड़े। मोदी जी का पहले से वादा था कि जो अधर्मी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं समझता हूं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं और सरकार का उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। अभी आपने जातिवाद की बात की थी कि जातियों को लेकर अभी आपने मन से कहा है कि जातियों को लड़ाते हैं और हिंदू मुस्लिम कराते हैं, और लेकिन यदि ओबीसी पर कोई बात आती है तो मोदी जी अपने ऊपर ले लेते हैं। आप कह रहे थे कि जातियों में नहीं होना चाहिए, जैसे अंग्रेजों ने जातियों में बांटा, मुगलों ने बांटा। नहीं, देखो विपक्ष का सबसे बड़ा डर क्या है। बीजेपी कभी जात के आधार पर नहीं बोलती, लेकिन आज बीजेपी में देखो देश का प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अगर ये जाति के हिसाब से कहें, वो अपने को नहीं कहते, लेकिन वो पिछड़ी जात के हैं, अति पिछड़ी जात के हैं। देश के राष्ट्रपति कौन है? वो आदिवासी क्षेत्र से हैं। पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी अनुसूचित जात के थे। आज लोकसभा का आज राज्यसभा के उपराष्ट्रपति कौन है? वो भी पिछड़ी जात से है। ये इनका दर्द है। इसलिए इस प्रकार की बातों को करके ये समाज के विघटन से लाभ उठाने का सपना देख रहे हैं। ये सपना देखते रहेंगे और बीजेपी और मोदी जी जनता के सपनों को पूरा करती रहेंगी। इनको ही पूछ लेने दीजिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है जासूसी का, भी हाल ही में कह रहे हैं फोन टैप किए जा रहे हैं, फोन से उनकी जासूसी की जा रही है, तो इसको लेकर क्या है? आप बताएं। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि मेरा बस खड़ा हुआ है, एथिक्स कमेटी द्वारा ऐसे सवाल पूछे गए हैं। देखिए, जांच कमेटी अगर तथ्य के आधार पर कोई बात पूछ रही है तो जांच कमेटी का अपमान है कि आप बाहर जाकर एक संसदीय जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस जांच समिति के साथ की बातों को आप बाहर आके करें। मैं समझता हूं किसी भी सांसद के द्वारा किया गया ये आचरण ये विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। प्रयागराज में टॉन्स नदी में एक पुल बनाया गया था 14 करोड़ की लागत से। 30 अक्टूबर को योगी जी ने उसका उद्घाटन किया था, आज टूट चुका है। क्या कहेंगे? देखो, अभी पूरी तरह ऐसी बात नहीं है, जांच आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद कहें। पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी कि पीडीए हमारा इस बार। उनसे पीडीए का फुल फॉर्म पूछिए, रोज का फुल फॉर्म भी अलग अलग बता रहे हैं। आपको अगड़ा बता दिए पहले, लीजिए, तो क्या अल्पसंख्यक को छोड़ देंगे? वो उनसे पूछिए क्या अल्पसंख्यकों को आप छोड़ रहे हैं या अल्पसंख्यक आपको छोड़ रहे हैं? वो जाति में फिर जब आप अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित तीनों ले लिए तो आप क्यों नहीं कहते सनातनी? आप ये कह दो सनातनी, यानी एस से सनातनी और ए से अल्पसंख्यक। आपको मैं ऐसे हूं, ये केवल मत भ्रम है। ये सब लोग दिग्भ्रमित हैं और ये भी चाल बदलेंगे, ढाल बदलेंगे, भेष बदलेंगे, चुनावी रूप रखेंगे, मौसमी पंडित बनेंगे, मौसमी पुजारी और मौसमी मौलवी बनेंगे। ये मंदिर जाएंगे, ये मस्जिद जाएंगे और बाद में केवल ये करने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए इटली और पेरिस जाएंगे चुनाव के बाद। इन पे कोई विश्वास जनता का नहीं है।